बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1908 की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। उर्दू में इसको कहते हैं कानून मियाद समात, यानी कि एक ऐसा कानून जो एक मियाद मुकर्रर करता है, एक टाइम पीरियड फिक्स करता है जिसके दौरान आप अपना मुकदमा अदालत के पास समात के लिए लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मखसूस टाइम पीरियड या मुद्दत गुजर चुकी है और आप अपना मुकदमा अदालत के पास समाअत के लिए लेकर जाते हैं, तो अब अदालत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आपके उस मुकदमे की समाअत करे। इस सूरत में जो आपका मुकदमा है, जो आपका सूट है, उसको टाइम बार तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ये एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद अदालत पे एक बार लगा रहा है, एक टाइम गुजरने के बाद अदालत पे एक बार लगा रहा है कि इस वक्त के बाद जो भी मुकदमा अदालत के पास आएगा अदालत उसको सुनने से इनकार कर दे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है मेरिट्स के ऊपर मुकदमा, एक होता है एक शख्स का राइट। जब लिमिटेशन पीरियड गुजरने के बाद कोई बंदा अदालत के पास मुकदमा लेके जाता है तो वहां पे अदालत ये नहीं देखती कि इस बंदे का राइट बनता है या नहीं बनता, या इस बंदे का मुकदमा 100% मेरिट पे है और अगर इसको सुना गया तो ये शख्स ये मुकदमा जीत जाएगा। बल्कि अदालत वहां पे ये देखती है क्योंकि लिमिटेशन पीरियड गुजर चुका है इसलिए अब इस अदालत के पास इस मुकदमे की समाअत का इख्तियार ही नहीं। यानी कि सादा अल्फाज में लिमिटेशन पीरियड गुजरने के बाद अगरचे आपका राइट तो अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन उस राइट की इन्फोर्समेंट के लिए, रेमेडी लेने के लिए आप अदालत के पास नहीं जा सकते। अदालत मखसूस वक्त गुजरने के बाद आपके राइट के ऊपर जो आपकी रेमेडी है वो आपको लेकर देने से इनकार कर देती है। अदालत आपका मुकदमा नहीं सुनती। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है इट ओनली बार्स द रेमेडी, ये राइट को बार नहीं करता। अब जितने भी प्रोसीजरल लॉज हैं वो ना ही किसी से राइट लेते हैं और ना ही किसी को नए राइट अता करते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट भी राइट को बार नहीं करता, सिर्फ रेमेडी को बार करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है और लिमिटेशन एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल है। अब जो लिमिटेशन एक्ट है ये 1908 में बना, 1909 से एप्लीकेबल है एंड इट एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान। हम इसके सेक्शन 2 पे आते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है। लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसके मुताबिक जो सूट है उसमें अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है। इसमें अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है। एक मुकदमे का फैसला आने के बाद जब उसको आप हायर फोरम पे जाके कंटेस्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपील। और एप्लीकेशंस बहुत तरह की होती हैं जो बाज़ औक़ात आप मुकदमे से पहले, मुकदमे के बाद और मुकदमे के दौरान देते रहते हैं। तो यहाँ पे जब भी वर्ड लिमिटेशन एक्ट के अंदर सूट आएगा उससे मुराद अपील या एप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे अपील में कोई खास रियायत दी गई है लिमिटेशन पीरियड की तो उसकी एप्लीकेबिलिटी सूट पे नहीं होगी। अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं जो कि है गुड फेथ। कोई भी चीज जो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की जाए तो हम कहते हैं कि वो चीज गुड फेथ में की गई है। अब इसके बाद ये 3 डेफिनेशंस हैं। प्रोमिसरी नोट, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब देखिए जो प्रोमिसरी नोट है ये अनकंडीशनल होता है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भी अनकंडीशनल होता है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि जो प्रोमिसरी नोट है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है
इसका मतलब ये है कि मैं ये अंडरटेक करता हूं कि एक खास वक्त गुजरने के बाद एक खास अमाउंट मैं एक मखसूस शख्स को या उस शख्स को अदा करूंगा जिसके पास प्रोमिसरी नोट मौजूद होगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, मतलब इसमें हम किसी शख्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि एक खास वक्त गुजरने के बाद ये एक खास अमाउंट आपने इस मखसूस बंदे को देनी है या उस शख्स को देनी है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद हो। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है यहाँ पे बॉन्ड की। जो बॉन्ड है ये भी एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन इसमें और ऊपर की जो दो डेफिनेशंस हैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्क ये है इनमें कि बॉन्ड एक कंडीशनल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म हुआ या अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म ना हुआ तो उस सूरत में मैं ये ऑब्लिगेशन ले रहा हूं कि मैं इतना अमाउंट इस बंदे को, इस मखसूस बंदे को अदा करूंगा। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन है ट्रस्टी की। ट्रस्टी बेसिकली वो शख्स होता है जिसको प्रॉपर्टी वेस्ट की जाती है ट्रस्ट के तौर पे, लेकिन यहाँ पे उसने 3 ऐसे बंदों के नाम बताए हैं जो ट्रस्टी में शामिल नहीं है। उनमें एक जो सबसे पहले है वो है बेनामीदार। बेसिकली बेनामीदार वो बंदा होता है जिसके पास प्रॉपर्टी मौजूद होती है लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियरी ऑनर है वो कोई और बंदा होता है। ऐसा अक्सर ट्रू ऑनरशिप छुपाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है लेकिन वो ऑनरशिप अपनी नहीं शो करना चाहता वहां पे, तो वो किसी और बंदे को पैसे देगा या प्रॉपर्टी किसी और बंदे के नाम कराएगा, लेकिन बेनिफिशियरी वो बंदा खुद होगा, फायदा वो उससे खुद उठा रहा होगा। पॉलिटिकल केसेस में अक्सर आपने नाम सुना होगा बेनामी ट्रांजैक्शंस का। इसी तरह जो हमारे जिम्मेदार थे पहले, जब जमीनों के ऊपर एक लिमिटेशन लगाई गई कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं ले सकते, एक मखसूस जो है ना उनकी लिमिट मुकर्रर की गई, तो उस सूरत में वो क्या करते थे कि जो उनके मुलाजिम हैं या जो उनके वफादार नौकर हैं जमीन लेके उनके नाम कर देते थे, लेकिन जाहिर बात है इस्तेमाल तो वो उसका खुद करते थे। तो उन लोगों को जो एक तो बेनिफिशियल ऑनर है, दूसरा उसका जो हमें ऑनर शो किया जा रहा है उसको हम कहते हैं बेनामीदार। अब वो कहता है कि जो बेनामीदार होगा वो ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। अब एक दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये बताता है मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज को उर्दू में रहन कहते हैं, जिसमें हम किसी बंदे से एक खास अमाउंट कोई चीज लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए और उसको सिक्योरिटी के तौर पे एक चीज दे देते हैं कि वो उसको अपने पास रखेगा, जब हम उससे ली गई अमाउंट उसको वापस कर देंगे तो वो हमें हमारी सिक्योरिटी वापस दे देगा। तो वो बंदा जो है उसको हम कहते हैं मॉर्गेजी। अब यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि पहले वाला अगर सीन है, मतलब उस बंदे से मैंने अमाउंट ली है और उसको सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज दी है, तो ये हमारा मॉर्गेज वाला रिलेशनशिप है। लेकिन अब मैंने जो अमाउंट उस बंदे से ली थी वो उसको वापस कर दी है, लेकिन अभी भी जो चीज सिक्योरिटी के तौर पे मैंने उसको दी थी, जो उसने अभी मुझे वापस करनी थी, वो मुझे वापस नहीं कर रहा, बल्कि अभी उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, या अभी तक वो चीज उसके पास मौजूद है। तो उस सूरत में क्या हम उसको ट्रस्टी कहेंगे? नहीं, उस सूरत में हम उसको ट्रस्टी नहीं कहते। एक ऐसा मॉर्गेजी जिसके पास पोजेशन मौजूद है आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड, और जो मॉर्गेज है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ऐसे मॉर्गेजी को हम ट्रस्टी नहीं कहेंगे। अब इसके बाद वो एक और शख्स के बारे में बताता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग आके किसी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। अब क्या हम उन लोगों को ट्रस्टी कहेंगे उस जमीन का? तो उसके लिए से यहाँ पे वर्ड जो यूज किए हैं वो ये है
कि अ रॉन्ग डूअर, मतलब जो कब्जा कर रहा है, इन पोजेशन, जिसके पास टाइटल मौजूद नहीं है, इन पोजेशन विदाउट टाइटल। तो ये तीनों जो लोग हैं, एक बेनामीदार, एक ऐसा मॉर्गेजी जिसने अभी तक पोजेशन में रखा हुआ है लेकिन उसकी मॉर्गेज सेटिस्फाई हो चुकी है, और एक वो रॉन्ग डूअर जिसके पास पोजेशन मौजूद है लेकिन टाइटल मौजूद नहीं है, तो ये तीनों लोग ट्रस्टी के अंदर शामिल नहीं है। अब इसके बाद आता है ईजमेंट। बेसिकली ईजमेंट वो हक है जिसकी रूह से जो एक शख्स है वो किसी दूसरे शख्स की अराजी का कोई हिस्सा या उसकी अराजी के ऊपर मौजूद कोई चीज या उस पे उगी हुई कोई चीज या उससे मुल्क जुड़ी हुई किसी चीज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने का हक रखता होता है, उसको हम कहते हैं ईजमेंट। लेकिन इसमें एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये ऐसा राइट है जो कभी भी कंट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, नॉट अराइजिंग फ्रॉम कंट्रैक्ट। इसके बाद अगली डेफिनेशन है फॉरेन कंट्री की। ये बहुत सादा है कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क जो है उसको हम फॉरेन कंट्री कहेंगे, एनी अदर कंट्री देन पाकिस्तान। अब इसके बाद डेफिनेशंस हैं बहुत आसान सी डेफिनेशन, बस उनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें एक डेफिनेशन है एप्लीकेंट की, एक डेफिनेशन है प्लेंटिफ की, और एक डेफिनेशन है डिफेंडेंट की। अब आपने ये याद रखना है कि वो शख्स जिसके पास राइट टू अप्लाई होता है, एनी पर्सन जिसके पास राइट टू अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेंट। और इसी तरह कोई भी बंदा जिसके पास मुकदमा करने का इख्तियार होता है, राइट टू सू होता है, उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लेंटिफ के बाद पास राइट टू सू है, यानी कि मुकदमा करने का इख्तियार है, तो जाहिर बात है वो किसी शख्स पे ही मुकदमा करेगा। तो डिफेंडेंट वो बंदा होता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी टू बी सूड, जिसके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि उसको सू किया जाए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एप्लीकेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की। अब लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है, हम आगे जाके लीगल डिसएबिलिटीज पढ़ेंगे अगले सेक्शन में। तो वहां पे एक शख्स जो है कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ है और वो जाके किसी दूसरे शख्स के ऊपर मुकदमा कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि उस शख्स पे लीगल डिसएबिलिटी है और वो मुकदमा नहीं कर सका, इस दौरान उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो सक्सेसर आया तो अब उसके पास ये राइट है कि वो मुकदमा कर सकता है। अब जाहिर बात है यहाँ पे जो ओरिजिनल प्लेंटिफ था जिसके पास राइट टू सू था, अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका सक्सेसर इन इंटरेस्ट आ चुका है, उसका लीगल हेयर आ चुका है जो कि आके क्या करेगा, मुकदमा करेगा। अब जो लीगल हेयर है, जो दूसरा नया बंदा आया है, उसको भी हम यहाँ पे प्लेंटिफ कहते हैं। अब ये जो प्लेंटिफ है ये उस पहले वाले ओरिजिनल प्लेंटिफ से डराइव करता है राइट टू सू, क्योंकि अब वो तो नहीं रहा, वो तो खत्म हो चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब ये जो दूसरा बंदा है जो प्लेंटिफ बना है, ये अपना राइट टू सू उसी प्लेंटिफ से डराइव करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक केस है, उसको एक बंदे ने डिफेंड करना है,
लेकिन अब वो बंदा मौजूद नहीं है, उसके ऊपर लीगल डिसेबिलिटी है, उसकी डेथ हो चुकी है, या उसके जगह पे कोई दूसरा बंदा है जो अब उसके केस को डिफेंड करेगा। तो जो दूसरा बंदा है जिसने उस ओरिजिनल डिफेंडेंट के केस को डिफेंड करना है, तो उसको हम कहते हैं, उसको भी हम डिफेंडेंट कहते हैं। और ये जो डिफेंडेंट है ये डराइव करता है लायबिलिटी टू बी सूड इस ओरिजिनल डिफेंडेंट से। सिमिलरली एप्लीकेंट वो शख्स होता है जिसके पास राइट टू अप्लाई हो, लेकिन अगर वहां पे कोई और बंदा इसी एप्लीकेंट से डराइव कर रहा है राइट टू अप्लाई, तो उसको भी हम एप्लीकेंट कहेंगे। तो अब इसकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग उसने वहां पे लिखी है कि ये जो मेन एप्लीकेंट है ये कोई भी बंदा होता है, और इसी एप्लीकेंट से या इसके जरिए से ये जो दूसरा एप्लीकेंट है ये ड्राइव करता है अपना राइट टू अप्लाई। कि एप्लीकेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom, जिससे जो दूसरा एप्लीकेंट है वो ड्राइव करेगा अपना राइट टू अप्लाई। बिल्कुल इसी तरह प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom द प्लेंटिफ ड्राइव्स हिज राइट टू सू। और सिमिलरली जो ये डिफेंडेंट है ये भी वो कोई भी बंदा है फ्रॉम और थ्रू whom ये जो हमारा डिफेंडेंट है ये ड्राइव करेगा लायबिलिटी टू बी सूड। अब यहाँ पे फ्रॉम और थ्रू whom से क्या मुराद है? देखें, आपने सक्सेशन के जो केसेस हैं, जो इनहेरिटेंस के केसेस हैं, या जिस तरह ट्रांसफर के केसेस हैं, या इसी तरह जो और केसेस होते हैं अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक ओरिजिनल एप्लीकेंट होता है, लेकिन अगर सक्सेशन के जरिए से, इनहेरिटेंस के जरिए से, ट्रांसफर के जरिए से, अलाइनेशन के जरिए से उसका जो राइट टू अप्लाई है वो किसी और एप्लीकेंट को मिलता है, यानी कि जो दूसरा एप्लीकेंट है वो ड्राइव करता है अपना राइट टू अप्लाई उससे फ्रॉम और थ्रू whom। अब ये फ्रॉम और थ्रू whom के मीन्स हो सकते हैं सक्सेशन, इनहेरिटेंस और इस तरह की दूसरी चीजें। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर लिमिटेशन एक्ट का। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सेक्शन 3 से लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।